बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, देयर इज सो मच ऑन द टेबल और समझ नहीं आ रही कि शुरू कहां से किया जाए। तो चलिए आगाज़ वहीं से करते हैं जहां पर अभी हाल ही में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने रियासत को, हुकूमत को, इदारों को, स्टैब्लिशमेंट को धमकी दी है बाकायदा तौर पर कि अगर किसी में ताकत है और गैर आईनी तरीका अगर इख्तियार ना किया जाए तो सियासी उसूलों की बुनियाद पर यह हुकूमत गिरा कर दिखाया जाए और अगर ये हुकूमत गिरा दी गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। जिसके बाद ये बात वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सूबाई हुकूमत की बका खतरे में है। PTI अपनी हुकूमत बचाने के लिए सरगर्म है। पार्टी रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके असम्बली गिराने में मदद न करने की दरख्वास्त की, जिस पर मौलाना ने यकीन दहानी करवाई कि JUI किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। मगर सवाल इंपॉर्टेंट यह है कि यकीन दहानी उसूली है या फिर अपना सियासी कदकाट बढ़ाने की एक कोशिश है। दूसरी जानिब हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से PTI के आज़ाद अरकान से राबतों की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। PTI की अंदरूनी सियासत भी बहरान का शिकार है और जेल में कैद सीनियर क़यादत जैसे कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी मुज़ाकरात के ख्वाह हैं, लेकिन मौजूदा आज़ाद क़यादत उनकी बात सुनने को अब तक तो तैयार नहीं थी। लेकिन इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद यह बताया गया कि यह मामला भी ज़ेरे बहस आया है। अब अडयाला जेल में मुलाकातों की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोट लखपत जेल में बंद रहनुमाओं को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। देखना यह भी है कि इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद क्या उन रहनुमाओं से कोई मिलने जाएगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या PTI अपनी अंदरूनी तकसीम के साथ इस बहरान से निकल पाएगी या फिर KP असम्बली एक नए सियासी तूफान की जद में आएगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी एक बड़ा फैसला करते हुए मखसूस नशिस्तों पर जारी अपने पुराने नोटिफिकेशंस वापस ले लिए हैं और 74 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तामील में किया गया है। लेकिन सवाल हमारा यह है कि 8 रुकनी अक्सरियती जो फैसला था उसके ऊपर 7 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसको अहमियत क्यों दी गई है। फिर मीनवाइल इससे आगे हम अगर बढ़ते चलें तो अदालत में भी हमें एक और नया तनाज़ा जो है वो सर उठाता हुआ नजर आ रहा है। आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक नया खत देख लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदर मुमलिकत की जानिब से जज सीनियरिटी तय करने के हालिया इक़दाम पर सवालात उठा दिए हैं। अपने ताज़ा खत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर मुमलिकत को चीफ जस्टिस से मुशावरत करना आईनी तौर पर लाजिम था, मगर उन्होंने बगैर मुशावरत के खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। जस्टिस शाह ने अपने खत में वाज़ेह किया कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत नागुज़ीर थी और चूंकि मामला इन अपील में ज़ेर अल्तवा है, इसलिए सदर मुमलिकत का ये कदम जल्दबाजी और आइनी खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सहाफ़ी दर्जे का रिजवान रसी साहब, अनवर रज़ा साहब, इसार आरा साहब और माहिर कानून मेरे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ एहसान अहमद साहब। स्टूडियो से ज़रा स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने तो मैंने यहाँ पर बैठ के ज़रा ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी। रिजवान रज़ी साहब, जिस तरीके से आज पार्टी का इजलास हुआ, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद देखने और समझने की कोशिश मैं कर रही हूँ और बाकी नाज़रीन भी करना चाहेंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर। एक ये तो मैसेज दे देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, वो मुत्तहिद है, ये बैरिस्टर गौहर का बयान देना। दूसरा, जो अली मीन गंडापुर साहब ने अभी एक खुला चैलेंज दिया है, एक धमकी दी है, सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा ये चैलेंज आपका किसके लिए है, आया कि हुकूमत के लिए है या फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए। उन्होंने कहा हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, इदारों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सबको मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी में कोई ताकत है, कोई दमखम है तो ये हुकूमत गिरा कर दिखाए। किधर जाता देख रहे हैं आप सिचुएशन को? मैं सिचुएशन को बड़े मुस्बत साइड पे जाता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा। उसकी वजह यह कि एक होती है बड़कबाजी और बड़कबाजी के ऊपर होती है लाफजनी, लाफजनी के ऊपर फिर और बहुत कुछ होता है, वो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन 3 जो सॉलिड डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले दिनों, अच्छा, मैं वो एक एक करके आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। और तीसरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक। बजट सेशन के अंदर वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर की और तकरीर करने के बाद वो अपोजिशन के बेंचेस पे गए। ठीक। और उन्होंने बैरिस्टर गौहर से हाथ मिलाया और उन्हें 3 फिक्रों में या 4 फिक्रों में एक बात कही सही कि आप लोग डायलॉग की तरफ वापस आ जाएं। अच्छा, ठीक है, और डायलॉग की तरफ वापस आएं, इसकी शदीद ज़रूरत है। अगर आप हमारे साथ नहीं बैठना चाह रहे तो पार्लिमान के स्पीकर को
दरमियान में एंगेज कर लीजिए। एक सवाल ले स्पीकर लूं के यहाँ जरिए आ पर जाइए। आपके जी। गुफ्तगू में, ताकि आप तजिया आगे भी कंटिन्यू कर सके। सर, यहीं पर अभी जो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो वाज़े तौर पर कहा, उन्होंने कहा मीडिया पर यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन हम नहीं आगे बढ़ रहे, हमारे एक्सेस चूंकि इमरान खान साहब तक नहीं है, तो ये फिर आप बताइए कि justification मुज़ाकरात क्यों पेश का कर रही हैं? मैं इसी तरफ आ रहा हूं। मैं नहीं, इसी नहीं, नहीं सर, मैं सवाल आप देखिए ना, आपने वो सीक्वेंस सिचुएशन डिस्टर्ब को कर ड्राइव दिया कर ना। रही हूं ताकि आपने आप अपना sequence तजिया disturb कंटिन्यू कर कर दिया। सकें। अच्छा, ये बात जो है, इसका इंकशाफ जो है, हाँ। डॉक्टर जो हैं वो जो इस्लामाबाद से एमएनए भी हैं PMLN के, उन्होंने एक प्रोग्राम में किया। सही। तो बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया कि जनाब डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात हुई है और हमें उन्होंने कहा है, और उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी कि हाँ जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है। ठीक है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो सामने चीजें आई हैं। सही। उसके बाद जो है वो लेटर आता है जो लाहौर के अंदर 3 मुकीम हैं जेल के अंदर, ठीक। कि जनाब मुज़ाकरात अगर होने हैं हाँ। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये होनी चाहिए, उनका तरीक़ेकार ये होना चाहिए। ठीक है। अब अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात के आगे बढ़ाने के लिए या मुज़ाकरात की बात को आगे बढ़ाने के लिए PTI जो है वो भी राजी है। ठीक है। तभी तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की ना। 3 असीर मेंबरान ने जिनकी कुर्बानी अपनी पार्टी के लिए अब तक बानी PTI के बाद सबसे ज्यादा, ठीक है, उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद ये वाली कॉन्फ्रेंस हो जाना और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इशू को कंट्रोवर्शियल ना करना, डायलॉग के इशू को। अब आ जाए यहाँ पे आपकी वो वाली बात कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हुकूमत ये तासुर दे रही है। उस तासुर के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब खुद शरीक हैं, वो तस्दीक करते हैं कि जी हमसे राब्ता हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सियासतदानों ने आपस में डायलॉग नहीं करना तो फिर उसने आना है या उसने मामलात अपने हाथ में लेने हैं जिसने सियासतदानों को नहीं सुनना होता। तो सियासतदानों को आपस में डायलॉग करना चाहिए, एक दूसरे को गुफ्तगू की दावत देनी चाहिए, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करना चाहिए। यही तो सियासत होती है ना, ठीक है, कि आप उस डायलॉग में से अपनी मर्जी का कोई नतीजा निकाल लें। तो मुझे तो ये बड़ा मुस्बत लग रहा है। बाकी जो भड़के शड़के हैं कि नहीं छड़ांगे तो देख के छड़ो, वो अपनी जगह पे, वो पॉलिटिकल नीड है, वो अपने लोगों को भी तो उन्होंने केटर करना है ना, उनको भी तो मुतमईन करना। ठीक है। इसार राना साहब, आपको आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से आपने क्या नतीजा अखज़ किया है? कई सवालात इससे मेरे कनेक्टेड हैं। पहला तो ये कि क्या वाकई PTI की जो KP की हुकूमत है वो ख़तरे में है, कि जिसके बाद आज इन सभी रहनुमाओं ने मुत्तहिद होने की ठान ली और इख्तलाफात भुलाकर एक ही बेंच पर बैठ गए। और दूसरा ये भी जो आज अलीमीन गंडापुर साहब ने चैलेंज दिया है, क्या वो ये चैलेंज मौजूदा हालात और सियासी मंजरनामे के पेश नज़र, स्पेशली इस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, ये उन्हीं के लिए मुश्किल साबित हो सकता है? नहीं, जो चैलेंज उन्होंने दिया है, हाँ जी, तो उसके उन्होंने हार में क्या कहा कि जी मैं अगर ये ऐसा हो गया तो सियासत छोड़ दूंगा। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उनसे वजारत आला चली गई किसी भी शक्ल में तो उनकी सियासत ख़त्म हो गई। बिल्कुल। PTI उनसे खुश नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को उनकी अब शायद ज़रूरत नहीं रही है, तो उनकी सियासत तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये फोकी तड़ियाँ अब उनका ना वैल्यू नहीं रखती। ठीक। लेकिन सवाल ये कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये लेकिन इसार राना साहब, ये जो भड़क अली अमीन ने मारी है, क्या ये इसीलिए है कि अब आग जो है उनके अपने घर तक पहुंची है? नहीं, वो पहले भी बढ़ के मारते रहे। मैं कुरान उठा के कहता हूँ मैं वडियाला से इमरान को निकलवा दूंगा, मैं ये फना कसम खा के कहता हूँ मैं ये, वो करते रहे, ये उनका स्टाइल है। मजर शाह का और इनका स्टाइल यही है, वो मैं गश्त काट के आया, मैं नश्त मार दिया। मजर शाह के बड़े इस तरह के डायलॉग चलते होते हैं, तो ये उनका स्टाइल है। लेकिन वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने शायद उनको कान में कहा कि यार तू तो मरनी है, सानू क्यों मरवान दे है, तुम आबैल मुझे मार क्यों कर रहे हो बार बार ये कह के कि जी आप दिखाएं, करके दिखाएं, यूं करके दिखाएं, वो करके दिखाएं। भाई ये उन्होंने जिन्होंने करना है उन्होंने करके दिखा देना है। जिन्होंने करना है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निशिस्तें भी दिलवा देनी है और वो निशिस्तें आगे तकसीम भी करवा देनी है। तकसीम करवाने के बाद PTI को अक़लियती पार्टी भी बनवा देना है। 9 मई में बहुत सारे अरकान असम्बली को फारिग करवा देना है, एक छोटा मोटा फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना देना है और PTI को अपनी तरफ से किस्सा पारीना बना देना है। सही, ठीक है ना। तो ये तो स्क्रिप्ट हमें सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इस तरह होना है।
अच्छा। और ये जो हुकूमत से मुज़ाकरात, हुकूमत से, मुझे तो हंसी आती है कि पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। हुकूमत किस चीज के मुज़ाकरात, क्या चीज दे सकती है हुकूमत पीटीआई को? अब पंजाब में तो आप उनके 27 अरकान को जो है नाहल करार कर देने जा रहे हैं। इस तरह होते मुज़ाकरात कि अगर कोई आपके खिलाफ ओए करे तो आप उनको नाहल ही करार दे दें, उक्का ही मार दें, था ही मार दें। तो आप इस तरह मुज़ाकरात करेंगे? इस तरह मुज़ाकरात करेंगे कि यास्मीन राशिद ये कहेंगे जी मैं रात को ऑक्सीजन मुझे लगती है तो वो भी मुझे अब नहीं मिल रही। भाई मुज़ाकरात के लिए दिल बड़, और फिर आपके पास है ही क्या जो आप मुज़ाकरात करेंगे? आप क्या दे सकते हैं? जिस स्पीकर की अभी रजी भाई कह रहे थे कि जी उन्होंने कहा जी उनके उससे कर लें, तो उस स्पीकर का तो प्रोडक्शन ऑर्डर ग्रेड 17 का एक सुप्रिटेंडेंट नहीं मानता है, तो वो कहां से कोई चीज करके बैठ के कर देगा भाई? तो ये मुज़ाकरात वगैरह, ये एक फ्रस्ट्रेशन पार्टी में ज़रूर आई है कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि हम 9 मई के केसेस में हमारी क़यादत फारिग होने वाली है, केपी में हमारा आखिरी मोर्चा ख़त्म होने वाला है। वो हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन जो मुझे स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को केपी में कोई किसी किस्म की बका मिल सकती। ठीक है सर। एक जुमला और, सॉरी जी एक जुमला और, एक जुमला, आई एम सॉरी, एक जुमला और, कि यहाँ पे हमारी सियासी जमातों के सियासी ज़र्फ का भी जो है ना वो देखने में आएगा कि ये जो जमहूरियत, वोट को इज्जत दो, डेमोक्रेसी, आइन की टे लगे होते हैं ना, जब ये सीटें इन्हें मिलेंगी तो देखेंगे कि कितने इनकार करते हैं कि हमने नहीं लेनी। हम जिस तरह से गुफ्तगू को आप अपने तज्जिए को जिस तरफ ले गए हैं, मैं अनवर साहब आपकी तरफ आने से पहले चाह रही हूँ कि जरा हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज गुफ्तगू फरमाई है मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत के एतबार से, क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक था कि उनको ये रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए थी। अब देखना ये है कि जो बहुत उसूली बात करते हैं, इस वसूली सीटों को वसूल करते हैं कि नहीं करते हैं। हम मौलाना की तरफ भी देख रहे हैं कि वो ये 3 सीटें वसूल करेंगे कि नहीं करेंगे। उसूली तौर पर तो इन्हें ये सीटें लेने से इनकार कर देना चाहिए। यहाँ पता चल जाएगा कि सियासत किसको कहते हैं और मफादात किसको कहते हैं। जी अच्छा, अनवर रज़ा गए तो ये लोग मौलाना के पास भी कि आप अदम एतमाद का हिस्सा ना बने, और मौलाना ने यकीन दहानी भी करवाई, लेकिन साथ ही साथ जो हाफिज नईमुर रहमान साहब बात कर रहे हैं वो भी काबिल गौर है, क्योंकि यहीं से पता चल जाएगा कि मौलाना साहब अपने उसूलों की सियासत के साथ खड़े हैं या मफादात की सियासत के साथ खड़े हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, चाहे वो केपी की मखसूस नशस्तें हों या फिर कौमी असम्बली की। ज़रिया बहुत शुक्रिया। आपके सवाल से पहले अगर मुझे आप इजाज़त दीजिए तो मैं अली अमीन गंडापुर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर कमेंट करना चाहूँगा। देखिए ये सिर्फ उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये प्याली में तूफान बर्पा करने के मुतरादिफ है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ सियासी लफ्जी गोलाबारी है जो उन्होंने आज की है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि इससे बढ़कर कुछ है, क्योंकि अगर आप गौर कीजिए उन्होंने चैलेंज किया है। ये बात आप तो करीब होकर देख रहे हैं ना, क्योंकि आप सियासी माहौल के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। क्या जो पीटीआई का वर्कर है वो भी इस चीज को रीड कर गया होगा मेच्योरली? देखिए जनाब, ये सिर्फ फेस सेविंग इसे कहते हैं, और ये सिर्फ अपने जो वर्कर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये बयानात दिए गए हैं। वरना मुझे बताइए रियासत को, इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को किस तरह चैलेंज किया गया। जरा इस पर गौर कीजिएगा इस जुमले पे, तो इससे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब की अपने से किसी ताकतवर के साथ बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और स्टेटमेंट देने का मकसद ये था कि विद इन पार्टी और पार्टी के बाहर जो आपके वर्कर्स हैं उनको सिर्फ किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना। इसे पंजाबी में कहते हैं नूरा कुश्ती, जो कि उन्होंने की है। अब आपका जो सवाल था, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब, अगर हम असूल की बात करते हैं तो वो नशिस्तें नहीं लेंगे तो ये भी तकसीम हो जाएंगी। फिर देखिए मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जीरक हैं, बड़े समझदार हैं, वो दूरस नताइज को देखते हैं, वो डेफिनेटली ये नशिस्तें लेंगे। और जो आपने बात कही है कि देखिए ना, आज तो अली अमीन गंडापुर ने ये भी कह दिया जो तरीका एतमाद लाना चाहता है तो ले। इस वक्त जो अदबी अक्सरियत है, अनवर रज़ा अगर मौलाना ये सीटें ले लेंगे तो फिर उसूलों की सियासत कहाँ गई? देखिए मुझे ये बताइए, इस मुल्क में कब आपने देखा किस पार्टी ने असूलों की सियासत की है? यहाँ पर तो अपने अपने मफादात की और मौके की सियासत की जाती है। आप तमाम सियासी जमातों को देख लीजिए, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए कि वो जो असूलों की बात है वो तो दफन हो चुकी ना। तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार के हसूल के लिए जो उनसे मुमकिन होता है वो कर पाती हैं, और उनके लिए बहुत सर तोड़ कोशिशें भी करती हैं। हमने अभी भी देखा, इसके बाद पहले भी देखा, और इसके बाद भी शायद हम इसी तरह देखते चले आएंगे। अब बात होती है कि देखिए
इस वक्त जो KPK में अददी सूरत हाल है, 20 हुक्मरान इत्तेहाद को 20 के करीब चाहिए मजीद अराकीन। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या 73 के करीब जब होगा तो गवर्नमेंट वहां पर बन सकती है, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट जो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें चला रही है, उनको क्या जरूरत है इस वक्त वो KPK के अंदर अनरेस्ट करें और सारा गुनाह और सारी गालियां और तोपों का रुख अपनी तरफ कर लें? इस वक्त तो देखिए ना, KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, लोग अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ को बुरा भला भी कह रहे हैं, विद इन पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात मौजूद हैं, तो इससे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको फायदा हासिल हो रहा है। क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए ना, मुत्तहिद नहीं होने देते, इत्तेहाद होगा तो फिर उनको कोई खतरा होगा। मेरे नजदीक तो KPK गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, चले पॉइंट आपका आ गया। अच्छा, मेरा एक सवाल मैं ये जानना चाह रही हूँ हाफिज एजाज अहमद साहब, आप जो पिछली गुफ्तगू उस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कल का जो खत सामने आया और जिस हवाले से लोगों ने कहा कि आज हमने उस खत को भी डिस्कस किया है अपनी क्या कहते हैं इस इजलास के अंदर, आपको लग रहा है कि जो बार बार मुत्तहिद हैं, हम मुत्तहिद हैं, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ये जो राग अलापा जा रहा है PTI की तरफ से, इसके बाद ये लोग जाकर जरा जो वसीर क़यादत है कोट लखपत जेल में, उनसे भी कोई जाके मुलाकात करेगा, उनकी भी कोई जाके सुनेगा कि आखिर चल क्या रहा है उनके साथ? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज ये एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को चाहिए कि वो आके हमसे मुलाकात करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, आपका शुक्रिया। अगर इस पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर देखा जाए तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स टॉप के PTI हैं, उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलावा किसी भी शख्स जो जेल के अंदर है उसकी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं, किसी अदालत के अंदर नहीं गई। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह जो है वो पॉलिटिकल ट्रस्ट भी नहीं है और उसके अंदर एक पॉलिटिकल जो एक कम्युनिकेशन होती है विद इन द पार्टीज। हालांकि वो पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनका एक पार्टी के अंदर बड़ा स्टेचर है और वो हॉस्पिटल्स भी रहे, हॉस्पिटल से वापस गए, या इस तरह के जो दूसरे लीडर्स हैं। तो मैं ये समझता ये हूँ कि PTI जो है, जब से असम्बली उन्होंने पंजाब की ख़त्म की है या KPK की ख़त्म की है या असम्बली से बाहर आए हैं, वो जो एक एजिटेटिव बोर्ड के अंदर उन्होंने अपने आप को रखा है, उसका इंटरनली भी उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, एक्सटर्नली भी उन्हें नुकसान हुआ है। उसके अंदर एक लैक ऑफ एक्यूमेन भी आया है, पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर ना जाना वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आया है, और एक इमेच्योर डिसीजन जो हैं वो आपको हर जगह नज़र आएंगे। चूँकि इस वक्त जो भी PTI की क़यादत है, मैं समझता ये हूँ और मेरा ख्याल है कि सारी जितने भी लोग हैं वो समझते हैं कि वो पॉलिटिकली मैच्योर भी नहीं है और उनका पॉलिटिकल विजन भी नहीं है। और उसकी आपको नज़र आएगी उस चीज़ के अंदर कि जो भी ऐसी मूव होती है इनसाइड द पार्लियामेंट वो उस प्रोसीडिंग्स का भी हिस्सा होते हैं, और जो आउटसाइड पार्लियामेंट करने वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका एक कोऑर्डिनेशन या अलाइनमेंट है। उन्होंने सबसे पहले ट्रस्ट किया अचकजई साहब के ऊपर, आपको नहीं पता कि अचकजई साहब कहाँ पे चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ गए कि जी हमें 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आप इंगेज करें। उन्होंने इंगेज किया और फिर आप देखें कि मौलाना साहब की पार्टी का उन्होंने क्या हाल किया। उसके बाद आप ये देख लें कि एक पॉलिटिकल ब्लंडर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया कि उन्हें पता था कि रिजर्व सीट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम क्या है, उन्होंने SIC को ज्वाइन किया और वादतुल मुस्लिमीन जो उनके पास एक ऑप्शन था उसके ऊपर नहीं गए। उसके बाद आगे आप देखें कि KPK के बजट के अंदर कोई फाइनेंशियल एमरजेंसी वाली इशू ही नहीं थी और उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले KPK के अंदर बजट जो है वो जमा करवाया। तो इनकी जो सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो सारी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, और इनकी किसी चीज़ के पीछे बैकिंग नहीं है कि मतलब अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएं और उन्हें कहें कि इनसे बात करें तो कहें हमें इनकी बात पे ट्रस्ट भी नहीं है, ये कहां से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि पॉलिटिकली इस वक्त PTI जो है वो इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि जिस एंगल पे उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ काम करना है उसके अंदर से। अब देखें ना कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मौलाना साहब के साथ जो आपने देखा उन्होंने हाल किया, अंदरूनी इख्तलाफात हैं जब तो खुद मुत्तहिद नहीं। अब आप देखें ना ज़रियाब ये देखें ना कि एक फाइनली अब आप ये देखें कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर है। अब ये किस तरह मौलाना साहब को जाके कह सकते हैं जी हमारे खिलाफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो है। मैं ये कहता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले अगर आया तो चीफ मिनिस्टर को गवर्नर कहेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। आर्टिकल 130 के अंदर चीफ मिनिस्टर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर कामयाब नहीं होता तो फिर कोई शख्स सामने आएगा जो सूबे के अंदर पॉलिटिकल रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। भी अपना तज्जिया दिया, इस मौका अपना तबसरा भी दे। ब्रेक लेते हैं।
हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से बात करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपनी ही मनमानी करनी होती है और जब जब हुकूमत के हक में फैसले आएंगे तो क्या तब तब ही नोटिफिकेशंस का इजरा होगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आने वाला फैसला है उसके बाद इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां तो आप सभी ने देख ली है, लेकिन मेरा सवाल है कि ये अब तय हो गया है कि इलेक्शन कमीशन उसी फैसले पर अमल दरामद करेगा जो हुकूमत के हक में आएगा और मुखालिफिन के खिलाफ आएगा। इसार राना साहब, तो वाकई ये फिर तय हो गया आज? जी ये तो बहुत पहले का तय है, आपको लेट खबर मिली है। मेरा ख्याल है आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम नहीं देती, नहीं तो ये तो बहुत पहले की बात हो गई कि तय था कि जब बंदियाल साहब ने कहा था कि जी इंतखाबात कराएं आइन के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी हमारे पास हम नहीं करा सकते। ये जब उस वक्त के सदर मुमलिकत ने ये कहा, उसने बुलाया था कि आए जी इलेक्शन की तारीख के ऊपर बात करें, तो राजा सिकंदर साहब ने कहा था कि पायन तुसी घर बैठो तो मेरे को ताड़े लिए टाइम नहीं, और उसी शाम को वो जाके अमरीकी सफीर से फिर उन्होंने मुलाकात कर ली थी। तो ये तो बहुत पहले तय था। जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच अक्सरियती फैसला देता है जी कि ये नशिस्तें हैं इनको दे दे, तो उसको आप मानते ही नहीं है और उसमें आप कहते हैं अच्छा ये बता दें फिर ये बता दें, और वो आपने वो टाइम निकाल लेते हैं आप जो आपको टाइम निकालने का कहा जाता है। हाँ। उसके बाद जब 26वीं तरमीम हो जाती है फिर फैसला आता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आधा पूरा किया नहीं होता, आप सीटें भी दे देते हैं। तो ये जो है ना इलेक्शन कमीशन जो एक अरसे से राजा राजा खांदे बिलियां मिलियां तकदियां गा रहे हैं, तो ये कोई ठकी छुपी बात तो नहीं है। ये सिस्टम को आप समझ ले कि इससे सिस्टम की नफ्सियात आप समझ ले कि इस सिस्टम में पीटीआई के लिए -0% भी गुंजाइश नहीं है। सही। और आने वाले दिनों में ये गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इलेक्शन कमीशन हमारे जो राजा सिकंदर साहब हैं, अल्लाह करे कि जल्द कोई नया इलेक्शन कमिश्नर आ जाए और ये फौरी तौर पे पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये हमें एक आने वाले वक्तों के लिए एक ऐसे प्रेसिडेंट दे के जा रहा है जिसमें पाकिस्तान तरक्की माकूज का ही शिकार होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे ही जाएगा। क्योंकि जो नफरतों के बीज, जो जुल्म और सितम और आप ताकत के बीज यहाँ पे बो रहे हैं, कल को जो दूसरा आएगा वो इससे एक कदम आगे जाएगा, पीछे नहीं आ सकता। तो अनवर रज़ा, फिर ऐसे में 7 रुकनी फैसले के हुक्म की तामील लेकिन 8 रुकनी अक्सरियती फैसले की हुक्म उदूली, जो कि साराना साहब ने भी अभी कहा, और वाकई अभी तहरीरी फैसला आया, तफसीली तो आना भी बाकी था। वहां तो तफसीली भी आ गया, वेबसाइट पे भी लग गया, हम भी पिटते रह गए, रिपोर्टर्स भी खबरें देते रह गए, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब टस से मस ना हुए। क्या कोई पूछगछ होगी इस फैसले की फिर अब आगे चलकर कभी? देखिए, ये इस तरह की जो नज़ीर होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये जब आप वक्त गुजर चुका होता है फिर आपको इसका एहसास होता है। चूँकि हमेशा ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत हो उसके फैसले बोलते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे फैसले बोलते हैं। आप देखिए कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब फांसी हुई और कब उन्हें इंसाफ मिला, आप लेकिन फिर बिल आखिर इंसाफ मिला, आपने ये भी एक नज़ीर मौजूद है। लिहाजा आप देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आप मौजूदा सिस्टम में, इस रजीम में मौजूद होते हैं, वो हुकूमत हो, वो इदारे हों, तो उनसे कोई गलत फैसले किए जाते हैं, फिर उन गलत फैसलों का जो खमियाजा है वो इदारे ही भुगतते हैं, पार्लिमान भुगतती है और सबसे बढ़कर अवाम भुगतते हैं। और आपने देखा माजी में भी अवाम ने ऐसे बहुत सारे जो गलत फैसले थे वो अवाम ने भुगते। होता यह है कि इस तरह से जमहूरियत मजीद कमज़ोर होती है, मजबूत नहीं होती। पार्लिमान अपने इख्तियारात को सरेंडर कर चुका होता है। आपका जो ताकत का मंबा कहीं और होता है, वहाँ से आपको कोई ऑर्डर आते हैं, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर मैं समझता हूँ कि जमहूरियत तो नाम नहाद ही होती है। और फिर मैंने कल भी अर्ज किया था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और सियासतदान आवाम से, हमसे खूब इंतकाम ले रहे हैं, टैक्सेस की सूरत में, महंगाई की सूरत में, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में। और आइन मुझे बता दें, ये जो मेरे पैनलिस्ट है, कि कहाँ पर मौजूद है और अगर मौजूद है तो कहाँ पर अमल दरामद किया जा रहा है। लिहाजा जब आप कमज़ोर विकेट पर हों और बैसाखियों की पर मुश्तमिल आपकी हुकूमत खड़ी हो तो फिर इस तरह के फैसले आपको करने पड़ते हैं और उसका खमियाजा जो है वो सियासी जमातों को भी भुगतना पड़ता है और उससे बढ़कर अवाम को भुगतना पड़ता है। चले एक कानूनी नुक्ता है, जरा मैं हाफिज एहसान अहमद साहब से ले लूँ। हाफिज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत जो है वो मंजर आम पर आया सुबह, जस्टिस सीनियरिटी तय करने पर उन्होंने कई सवालात भी उठाए। खत का मतन है कि सदर पाकिस्तान सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे,
लिहाजा मुशावरत नहीं की गई और इसके बगैर ही जो है वो दस्तखत कर दिए गए। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। जज सीनियरिटी के हवाले से मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी और उन्होंने आर्टिकल 200 का भी हवाला दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 200 के तहत चूंकि मुशावरत लाजिम थी तो फिर क्या सदर मुमलिकत ने मुशावरत ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की है? ज़रियाब, एक तो बात यह है कि जस्टिस मंसूर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज भी हैं, इस वक्त हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, और मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि जज को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में सवाए पाकिस्तान के एग्जाम्पल्स नहीं है कि जज जो उनके पास मामला है नहीं है उसके ऊपर बोलते भी हैं और उसके ऊपर लेटर्स भी लिखते हैं। और ये प्रैक्टिस जो थी चीफ जस्टिस जो फायज़ ईसा साहब थे उन्होंने स्टार्ट की और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने रेफरेंस के मुतालिक एक लेटर लिखा। अब ये इनका ये कहना कि जी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार नहीं है, अभी आप उस बेंच का हिस्सा नहीं है, आप इस सारी कंट्रोवर्सी के हैंड दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मामला गया था जो जजी सीनियरिटी का भी था और परमानेंट है या नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दोनों चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस अगर किसी को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर वो वहाँ पे नहीं लिखते कि वो टेम्परेरी है तो वो परमानेंट अपॉइंटमेंट तस्वर की जाती है। और सीनियरिटी पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई जज किसी केस के ऊपर जो है वो पैनल का या बेंच का हिस्सा नहीं है या वो केस उसके पास नहीं लगा हुआ तो वो उस सिलसिले में कोई जो है वो अपने एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं आपसे सिर्फ एक करके मैं इधर आ जाऊंगा। और दूसरा, पूरी दुनिया के अंदर सीनियरिटी जो है वो कैरी करती है और इंडिया से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक। अब ये है कि 5 मेंबर्स बेंच को ये दोनों चीजें फैसला करने चाहिए थी चूंकि उनके पास ये एक मामला था। उन्होंने इसका फैसला ये किया कि जी ये ट्रांसफर बिल्कुल ठीक है लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन दोनों को चीजों का अपना फैसला कर ले। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे किया है और 5 मेंबर्स बेंच का है। अब जस्टिस मंसूर साहब का ये कहना कि जी आर्टिकल 200 के नीचे ये आना चाहिए या ये सदर ये कर नहीं सकता, मतलब हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हर मामले के अंदर फौरन डिक्री जारी कर देते हैं कि ये आईनी है या गैर आईनी है। अब सदर को आपने सुना नहीं है और आप ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A भी है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। किसी ने सदर के फैसले को भी चैलेंज भी नहीं किया और अगर किसी ने चैलेंज किया है तो वो इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर वो जज देखें जिन्होंने उस केस को सुनना है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनल रिफ्ट थी वो कंटिन्यू कर रही है और इसका बेहतरीन हल ये है कि जितनी जल्दी जो है आप इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अमेंडमेंट लेके आए ताकि ये इनकी बाइफर्केशन हो, जो जिसका काम है उसको जाने, इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस हो, इंडिपेंडेंट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हो। ये एक जगह बैठ के आपको हर हाई कोर्ट के अंदर ये प्रॉब्लम नजर आएगी और सुप्रीम कोर्ट ये पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए, पाकिस्तान के इन जजेस के लिए या पाकिस्तान के जो बाहर एक ऑप्टिक्स है, ये सब को सब मेरा ख्याल है नुकसानदेह भी है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए। फिर वही बात आ गई कि छोटा सा फिक्रा में सिलसिले में कहना चाह रही हूं, जहां से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, आपने कहा ना कि ये रवायात जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने शुरू की थी। वैसे तो काजी फायज़ ईसा साहब के हर एक कहे को या फिर यूं कह लीजिए उनकी कलम से निकले वाले किसी भी लफ्ज को हम ऐसे मानते हैं कि जैसे आइन तो लिखा ही उन्होंने है, पढ़ा ही उन्होंने है, समझा ही उन्होंने है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि चूंकि वो रवायत उन्होंने डाली थी तो आज ये भी कर रहे हैं तो मेरे, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। वो गलत थी। देखे जरिया वो गलत थी रवायत। जजेस का काम लेटर डालना नहीं है। काश हाफिज एहसान अहमद साहब ये बात हम उस वक्त भी कर सकते थे जब वो मौजूदा चीफ जस्टिस थे। उस वक्त की थी ना, उस सब ने की थी ना, सबने किया था उस वक्त के नहीं होना चाहिए, सबने कर। जी साराना साहब, मैं फिर आ रही हूँ आपके पास साहब। जी साराना साहब, बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस साहब से ये पूछिए कि एक जज जो है, जैसे इन्होंने कहा कि उसका कोई लेन देन ही नहीं है तो वो खत लिख रहा है, तो क्या आइन में ये इजाज़त है कि रिव्यू पिटीशन में वो सारे जज बैठ जाएं जिन्होंने केस का फैसला ही नहीं किया हो या केस ही ना सुना हो, या कोई 26वीं तरमीम के बाद हो गया कि जी तुसी जो करोगे ठीक है, तुसी जो करोगे गलत है? मैं जरा एक सेकंड मैं बाब 26वीं आईनी तरमीम अगर आपको अच्छी लगे या ना लगे उसका एक और है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अमेंडमेंट आई है कि अब रिव्यू पिटीशंस जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा और उसके अंदर कोई कदगन नहीं है कि उन जजेस हो जिन्होंने वो अर्ली फैसला किया। ये आपके आइन का हिस्सा है। यानी फैसला अपनी मर्जी का करना है ना,
अगर अपनी 10 मर्जी का फैसला करना था। नहीं नहीं ऐसा नहीं सर छोड़े ना ना नहीं वो देखे ना इसीलिए ये फैसला सारा तो कुछ सारे किया गया ना मैंने आपको कि 10 जी आईनी अदालत बन जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, नहीं, फला बंदा, जिन्होंने यानी आपने अपना मर्जी का फैसला लेना था ना, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा था। नहीं एक सेकंड इसार साहब मैं एक सेकंड, अगर ये 26वीं आईनी तरमीम गलत थी तो पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आखिरी दिन तक क्यों गई? और जब वो 26वीं आईनी तरमीम आ गई सलमान अकरम राजा ने तरदीद कर दी है। कल तक चीफ जस्टिस सलमान अकरम राजा ने तरदीद कर दी है कि सलमान हमने राजा नहीं मौजूद थे था, फजलुर रहमान साहब सलमान राजा मौजूद था, उसने और कह रहे कि मैं हमने नहीं मैं ये की। कह रहा हूं सलमान अकरम राजा ने अभी प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस वो की है कि ये झूठ बोला जा रहा है कि हमने हामी भरी थी, हमने नहीं भरी थी। और हाफिज साहब मेरा एतराज, मेरा एक सवाल और एक एतराज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं हो रही, मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लेना, मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछ लेना, उनके आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछ लें। और अगर ये बुरी है तो आप क्यों उस अमेंडमेंट के सारे प्रोसेस के अंदर शामिल हैं? आपने तो वोट भी नहीं दिया, आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में भी आते हैं, जुडिशियल कमीशन में भी आप बैठते हैं, तो ना बैठे ना उस चीज के अंदर। हाफिज साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं रजीज साहब से भी ले लूं इसके ऊपर तबसरा उनका। रजीज साहब क्योंकि लास्ट 4 मिनट्स रह गए मेरे पास। रजीज साहब, ये पीटीआई को नहीं मैं इसमें काउंट कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सीनियर मोस्ट जज के हवाले से बात करी जिसने एतराज उठाए, जिसने इंट्रा कोर्ट अपील में मामला पड़ा हुआ है, सुनवाई अभी तक फिलहाल नहीं हो रही। 26वीं आईनी तरमीम पर भी उनके जो मामला थे, मतलब जिस तरीके से मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करी थी, तो मौजूदा जो हाइब्रिड सिस्टम हमारे पास मौजूद है बकौल ख्वाजा आसिफ साहब, मंसूर अली शाह साहब हों या फिर दीगर इख्तलाफ रखने वाले या एतराज़ात रखने वाले जो या फैसलों मतलब जजेस हों, उनके फैसलों से, उनके मशवरों पे या फिर अदालती रवायात की अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। वो ए बोले, बी बोले, सी बोले, डी बोले, कोई अहमियत नहीं देगा वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। ऐसे फैसलों की अहमियत कभी भी नहीं थी। पहले भी जो खत लिखे गए, लिखे जो खत तुझे वो इसार राना की याद में हैं, वो जो खत लिखे गए उनके साथ जो हुआ था वही इन खतूत के साथ हो रहा है या होगा या हुआ है। मैं तो इसको ऐसे देख लेता हूँ। वो आइसोलेट कर दिए गए थे काजी फायज ईसा उस वक्त अदालत के अंदर, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने ये किया, हाफिज साहब के बकौल उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके उस खतूत के साथ जो कुछ हुआ वही कुछ इन खतूत के साथ हो रहा है ना। देखिए, हम इंतजार करते हैं कि कानून बहुत अच्छा है, आइन बहुत अच्छा है, उसके साथ कोई और खड़ा हो तो और अच्छा है, मुझे ना खड़ा होना पड़े। हाफिज नईमुर रहमान ने जीती हुई सीट पीटीआई को वापस की और बल्कि सरेंडर कर दी गई, हमारी सीट ही नहीं है, हम नहीं जीते, हमारा कैंडिडेट कहता है कि हम नहीं जीते। और पीटीआई ने पिछले 1.5 साल से जो गालम गलोच उस शख्स के लिए हो सकती है, उन्होंने तो असूल किया था ना, असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए थे। तो असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होने वाला भले इसार राना हो या भले हाफिज एहसान साहब हो, हाफिज एहसान साहब हो, हम उनके साथ करते बहुत बुरी हैं जो असूल के साथ खड़े होते हैं। पहली तो ये बात नोट कर लीजिए। देखिए, दूसरी बात ये है कि उन्हें ख़त जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मामलात के ऊपर मेरी ये राय है नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि शाहजी जो हैं वो करबला में शाहजी अकेले रह जाते हैं आखिरी वक्त के अंदर। मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री के तौर के ऊपर JUI राजी थे। मेरा मतलब है कि PMLN के अलावा पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग की कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ बनना चाहिए, और वो मंसूर अली शाह जिस पार्टी के लिए बकायदा अपना कैरियर दाव के ऊपर लगा के बैठे थे, उस कैरियर के 3 नामजदगों ने, जिनके अंदर गौहर जान और अली जफर थे, जब वोट देने का वक्त आया तो बाइकाट कर दिया। मंसूर अली शाह साहब को कम से कम, वो असूल के साथ खड़ा हुआ शख्स है, उसने कहा यह गलत हो रहा है, मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता, मैं खत लिख देता हूं। लेकिन उस असूल के साथ खड़े शख्स के साथ किया। आपने कहा ना कि वोट करने के अमल से बॉयकॉट हो गई, एक ऐसी कमेटी जिसके अंदर आपके जो हुकूमत इत्तेहादी हैं, हुकूमत के सारे लोग मिला के, वहां पर वोट ज्यादा हैं, वहां पर 2 वोट क्या उखाड़ लेंगे? नहीं, वो सारा तय हो गया था। पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से पूछ लीजिए कि मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, PMLN वाहिद मुखालिफ रह गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए, अभी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए जो जज साहब हैं, वो बेचारे अकेले रह गए, उनको 2 जज ने
दिया, ठीक है, जिनके बारे में अपना बानी पीटीआई ने लिख के अदालत में कहा कि जी ये मुझे रिलीफ देते हैं, उन जज साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद होने की बारी आई तो पीटीआई ने वहां पे भी उनको डिच किया। ठीक है, चलिए रसूल के ऊपर पॉइंट आपका आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों का इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।